welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is stocking strategy, and we are on chapter 3. Kindly go through the chapter 1 and 2 before you see the contents of chapter 3. So let's begin the topic with the instructor Archit Dwivedi. देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टेप्स टू कवर इन्वेंट्री बताई, जिसमें मैंने आपको एनालिसिस स्टॉक और मेजर टर्न्स इन इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस बताई है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, इवन बड़े बिजनेस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए भी। तो एक इन्वेंट्री एनालिसिस, मैंने स्टॉक एनालिसिस बताई है, आप जाके उस चैप्टर 2 में जरूर चेक करिए, चैप्टर 1 में चेक करिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिफाइन स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, जब आपने अपना स्टॉक एनालाइज कर लिया एक शॉप का और आपने पूरा फॉर्मूला बेस, पूरा डेटाबेस उसका बना लिया है, अपने पूरे आपके किस तरह के टर्न्स चल रहे हैं पर्टिकुलर पार्ट के, आपको मालूम है कौन सा पार्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा पार्ट कम सेल हो रहा है। उसके बाद आपको और उसको रिफाइन करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू आर रनिंग ए स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस, बिकॉज इफ यू हैव अ राइट स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी, आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि मेरी हेल्थ इन्वेंट्री की सही है, मैं स्टॉक जो है एज पर कस्टमर डिमांड सही स्टोर कर रहा हूँ, गलत स्टॉक स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं डिफाइंड स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, दिस आपको सर्टिफिकेशन से ही मिल सकती है नॉलेज, बिकॉज आई हैव एक्वायर्ड दिस नॉलेज with my experience and I have a practical hands on it, और ये मैंने अप्लाई करके बहुत इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं इन्वेंट्री टर्म्स में अपनी फर्म्स में। तो अगर आप ये अप्लाई करते हैं ना, आई एम श्योर जहाँ पर भी आप ये हैं, दिस इज अ ग्लोबल स्ट्रैटेजीज, दिस आर द ग्लोबल स्टेप्स विच कैन बी फॉलोड, जो मैंने फॉर्मुलेट करे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि इन 6 स्टेप्स में सब कुछ कवर हो जाएगा, इन्वेंट्री का कुछ भी नहीं बच सकता है। तो चलिए अब हम डिफाइन करते हैं स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी। चलिए स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी में देखिए, स्टॉकिंग स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि टू इम्प्लीमेंट राइट स्ट्रैटेजी एज पर कंपनी सिनेरियो। देखिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स इन द मार्केट। अगर आप जाएंगे इन्वेंट्री में भी, तो भी आप अगर इन्वेंट्री की एनालिसिस की बुक पढ़ेंगे तो आपको 10 तरह की तो फोकास्ट बता देंगे, वो वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज, आप इसको ऐसे फोकास्ट करिए, उसको ऐसे फोकास्ट करिए, आप MOQ निकालिए, ये निकालिए, आपको 10 तरह की चीज़ें बताएंगे मिनिमम ऑर्डर पर। लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड बताते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं बताते। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उन फॉर्मूलाज को आपको इजीली आपको पता लग जाएगा कि वो फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस क्या है जब मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग स्ट्रैटेजी डिफाइन करें कि हम लोग को कैसे स्टॉक अपना स्टोर करना है। अब वो स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं? देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अगर आप SAP यूज कर रहे हैं या बहुत अच्छे अच्छे ERP सिस्टम्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में, if you are using them, they are inbuilt strategies in those systems. So if you are using SAP or good ERPs, you can identify these strategies within those softwares. So ये प्री डिफाइंड होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है, लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरा एक चैप्टर डिफाइन किया अपने चैनल पे, आप मेरे जाके देखिए, जिसमें मैंने SAP के मॉड्यूल्स के बारे में बताया और मैंने MRP स्ट्रैटेजीज बताया। वो MRP स्ट्रैटेजीज जो मैंने बता रखा है पूरा एक चैप्टर, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी SAP में स्ट्रैटेजी होती हैं, हम किस टाइम फ्रेम में उनको लगाएंगे, तो हम कैसे लीड टाइम और अपना स्टॉक और इन्वेंट्री को मिनिमाइज कर पाएंगे और राइट इन्वेंट्री हम लोग रख पाएंगे अपने पास। तो आप जाके उनको जरूर एक बार चेकआउट करिए, उनका जस्ट मैंने ब्रीफ बताया है यहाँ पर आपको। देखिए, globally there are only 2 types of strategy, one is MTS strategy and other is MTO strategy। MTS strategy क्या होती है? बेसिकली मेक टू स्टॉक। अगर मान लीजिए आपने जो स्टॉक एनालिसिस की थी इससे पहले चैप्टर में जो मैंने आपको बताई, उससे आपको ये पता लग गया कि मैं इतने प्रोडक्ट्स अपने पास रख रहा हूँ और ये मेरे स्लो मूवर्स हैं, ये मेरे कम बिकते हैं, ये मेरे ज़्यादा बिकते हैं। तो जो मेरे ज़्यादा बिकते हैं उन पे मैं MTS लगा सकता हूँ, मेक टू स्टॉक, मतलब उनको कुछ ना कुछ बना के मैं अपने पास रख लूँगा एज ए फिनिश गुड। मान लीजिए जो मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया था कि आप कहीं से मिल्क प्रिक्योर कर रहे हैं, आप कहीं से उसके लिए फ्लेवर्स प्रिक्योर कर रहे हैं, कहीं से उसकी पैकेजिंग के लिए प्रिक्योर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको मालूम है कि अगर मेरी डेयरी मिल्क है या 5 स्टार है, तो अगर मेरी डेयरी मिल्क ज़्यादा मार्केट में बिक रही है, सॉरी आई एम नॉट अगर मान लीजिए आपकी एक चॉकलेट है X और एक चॉकलेट है Y, अगर X आपकी जो चॉकलेट है वो ज़्यादा मार्केट में बिक रही है, तो आप उस X को क्या करेंगे कि अपने पास ज़्यादा थोड़ा स्टोर करके रख देंगे अपने फाइनल गुड्स में बना के, कि जैसे ही कस्टमर की डिमांड आए आप तुरंत उसको मार्केट में दे पाएं। तो वो होती है MTS, जिसमें हम थोड़ा सा स्टॉक अपने पास बिल्ड करके रखते हैं। वो स्टॉक बिल्ड कैसे होता है? जो मैंने आपको बताया था, लीड टाइम देखते हुए और
अपना मैन्युफैक्चरिंग टाइम देखते हुए और सप्लायर का मैन्युफैक्चरिंग टाइम देखते हुए आप एक लीड टाइम डिफाइन करते हैं। उस पर्टिकुलर लीड टाइम के हिसाब से एक एमओक्यू डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। उस एमओक्यू के हिसाब से आप अपने पास स्टोर रखते हैं, तो वो आपको एक ट्रिगर दे देता है। जैसे आपने 30 क्वांटिटी एक एक्स चॉकलेट की रख रखी है, तो जैसे ही वो 25 होगी तो वो 25 आपको एक सिस्टम ट्रिगर देगा कि भाई मेरे पास 25 रह गई, इसको वापस ऑर्डर करो। तो आप एक पर्टिकुलर एमओक्यू उसका 5 का या 20 का फिर से ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका कुछ मटेरियल ट्रांजिट में रहता है, कुछ मटेरियल आपके वेयरहाउस में रहता है, और कुछ मटेरियल आपका कस्टमर पे डिलीवरी के लिए रहता है ट्रांजिट में। तो ये पूरा रोटेट होता रहता है, लेकिन कुछ बफर भी आप स्टोर करते रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमटीएस स्ट्रैटेजी। तो जो हमारा सैप सिस्टम होता है उसमें हम लोग की एक 40 स्ट्रैटेजी होती है जो हमारी फाइनल इन्वेंट्री पे अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है कि फाइनल, और जैसे ऑटोमोबाइल हो गई, तो ऑटोमोबाइल में फाइनल इन्वेंट्री में हम लोग ये देख के रखते हैं कि एमटीएस में हमने थोड़ी सी जो कार्स होती हैं वो हम लोग बफर करके रखते हैं अपने यार्ड में, कि जब कस्टमर की डिमांड हो तो तुरंत हम उनको दे पाएं। क्योंकि कार को एक मैन्युफैक्चर करने में एक लीड टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएंट ज़्यादा बिक रहा है तो आप उसका स्टॉक करके रख सकते हैं। तो ये जो 40 स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली इन सैप में, ऑटोमोबाइल में अप्लाई होती है। जो 10 स्ट्रैटेजी होती है वो हमारी नेट इन्वेंट्री में अप्लाई होती है, जैसे सोप और कैडबरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोप और कैडबरी में ये नेट इन्वेंट्री का बहुत ज़रूरी होता है कि ये पेरिशेबल होते हैं, इनको तुरंत मार्केट एफएमसीजी होते हैं, जैसे इनको रिक्वायरमेंट पड़ी है तुरंत हमें देना पड़ता है। तो यहाँ हम 10 स्ट्रैटेजी लगाते हैं। ये 40-10 के बारे में मैंने डिटेल में आपको एमआरपी स्ट्रैटेजी में बताया, आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। 11 स्ट्रैटेजी होती है ग्रॉस इन्वेंट्री पे, कि टोटल इन्वेंट्री मैंने जो प्रोडक्शन में बनाई है, एक्चुअली ये जो भी मैं आपको फाइनल इन्वेंट्री, नेट इन्वेंट्री और ग्रॉस इन्वेंट्री बता रहा हूँ, इसमें जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो 10 स्ट्रैटेजी होती है उसमें हम प्रोडक्शन प्लान फ्रीज कर लेते हैं, उसके हिसाब से बनाते रहते हैं। 11 स्ट्रैटेजी में क्या क्या, अगर मान लीजिए मार्केट से कोई डिमांड आ गई तो हम अपने प्रोडक्शन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको डिटेल में ये जाके एमआरपी स्ट्रैटेजीज में पता लग जाएगा, आप जाके जरूर उसको देखिएगा। इतना मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है वो। फिर टाइप्स ऑफ एमटीओ। एमटीओ बेसिकली क्या होता है, मेक टू ऑर्डर। जब मेरे पास कस्टमर का ऑर्डर आया तभी मैंने उसको बनाया और दे दिया, तो ये होती है मेरी एमटीओ स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आप यही स्ट्रैटेजी लगाते हैं, एमटीएस और एमटीओ। आप कौन सा स्टॉक अपने पास स्टॉक करके सेल करेंगे और कौन सा आप जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद आप बनाएंगे। देखिए एमटीओ स्ट्रैटेजी में जैसे 50 स्ट्रैटेजी होती है, 20 स्ट्रैटेजी होती है। ये 20 जब ये ज़्यादातर अप्लाई होती है जब आपको मेक टू ऑर्डर, कस्टमर से ऑर्डर आया। मान लीजिए आप कोई कस्टमाइज गाड़ी बना रहे हैं, कार बना रहे हैं जो बहुत ही कॉस्टली है, तो आप उसको स्टोर नहीं करा सकते हैं। तो जब कस्टमर उसमें अपना बीच बीच में कस्टमाइजेशन के लिए बोलता रहता है, मुझे ऐसा चाहिए चेंज, मुझे ऐसा चाहिए चेंज, तो जैसे जैसे कस्टमर के इनपुट जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्शन में भी इंक्लूड होते रहते हैं। तो इसीलिए मेक टू ऑर्डर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर बनता है, और इसमें हम कोई स्टोरिंग नहीं करते हैं। और ज़्यादातर ये जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं इसमें एमटीओ स्ट्रैटेजी ही सही रहती है, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री आप स्टोर करेंगे उतनी वैल्यू आपकी होगी, उतना बैंक को इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, उतनी वैल्यू के पार्ट आपके पास रहेंगे, वो आउट ऑफ वो ज़्यादा हो सकता है ई&ओ में चले जाएं, एक्सेल एंड ऑब्सोलीट में, जो आपकी ज़्यादा वेस्टेज होगी। तो इसीलिए आप ये कोशिश करिए कि जितने हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पार्ट हैं उनको आप एमटीओ मैनेज करें। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये कि कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होल साइकिल ऑफ मैनेजिंग दिस इन्वेंट्री, बिकॉज जो द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम द कस्टमर इनपुट। तो कस्टमर को भी कभी स्टॉक आउट सिचुएशन में मत पहुंचिए। अगर आपका कोई कस्टमर है, उन सबको दिमाग में लगा के सबसे पहला आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कभी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए स्टॉक आउट कंडीशन में नहीं आना चाहिए फॉर फास्ट मूविंग, जो आपको ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्ट, उनके लिए आप ये स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, लेकिन कस्टमर को दिमाग में लगा के। तो ये आप लोगों के दोनों टारगेट को सॉल्व करता है, ये इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देगा और आपका लीड टाइम भी कम हो जाएगा इससे। क्योंकि लीड टाइम जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो एक तो आप सप्लायर्स के पास जाके बोल सकते हैं कि मुझे इसका लीड टाइम कम करो यार, ये मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, या तुम थोड़ा स्टोर करा लो, मैं थोड़ा स्टोर करा लेता हूँ, तुम भी बफरिंग। ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं इसको कम कराने के लिए। आपके पास इतना स्पेस नहीं तो आप सप्लायर से बोल सकते हैं ओके मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 3 महीने का, आप मेरा 1 महीने का माल अपने पास स्टोर करा के रखिए, आई विल टेक यू आप। तो आप उनका प्रोडक्शन टाइम बचा लेंगे सप्लायर का, क्योंकि आप वहाँ पर बफर कुछ उसके यहाँ मेंटेन करा रहे हैं, बस आपका ट्रांजिट टाइम रहेगा, तो आपका लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा।
बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्योंकि आपका टारगेट ये भी रहता है कि आपका कस्टमर स्टॉक आउट ना हो, दूसरा टारगेट आपका ये रहता है कि मैं मिनिमल इन्वेंट्री स्टोर कराऊं, और तीसरा टारगेट ये रहता है कि आप टाइमली डिलीवरी करा पाएं लीड टाइम को रिड्यूस करके। तो अगर आप इन तीनों फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में लेकर चलेंगे तो आई एम श्योर आप सही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपको इसमें फर्दर क्लियरेंस चाहिए तो आप मेरे जाके एक बार एमआरपी स्ट्रैटेजी जरूर चेकआउट करिए, और एक बुक भी है मेरे लिंक में, आप उसमें भी जाके देखिए तो आपको पूरी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी स्ट्रैटेजी क्या है। चलिए, थैंक यू। तो चैप्टर 3 में मैंने इतना ही बताया। अब मैं चैप्टर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ, एबीसी एनालिसिस और अ 9 बॉक्स। दैट इज 9 बॉक्स, वो आपको ऐसे कभी भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता है बुकिश नॉलेज में, मैं आपको बहुत ईजिली बताऊंगा, वो केवल सर्टिफिकेशन कोर्सेज में बनता है। तो चलिए, आपको मैं ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ, इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे फिर मिलता हूँ। मेरे लिंक्स में जाके बुक्स जरूर चेक करिए, और उनको चेकआउट करके एक बार चेक करिए कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो आपके करियर में आपको एक एज देगा।